हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी में। जैसे कि दोस्तों लाइनमैन और एसएससी से रिलेटेड हमारी टेक्निकल सीरीज चल रही थी। इसके दोस्तों 25 पार्ट के अंदर जो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे या दोस्तों उनके आसपास से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपडेट भी कर दिए हैं। वो पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो ये देखने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपसे छूट चुके हैं। तो वो एक बार प्ले लिस्ट में जाके वो सारे के सारे पार्ट जरूर देख लें। आज जो लेके आए हैं दोस्तों वो एसएससी का जो एग्जाम्स हुआ था कोड नंबर सी 467 वाला, उसको हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर से बहुत सारा सिलेबस हमारा कवर हो जाता है और नेक्स्ट एग्जाम में इससे मिलते जुलते अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो वो हमारे गलत भी ना होंगे और दोस्तों हमारे टॉपिक जो है वो सारे के सारे क्लियर भी हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपने हमारा अभी तक सिलेबस परचेज नहीं किया तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल या मैसेज करके आप जो है जितना जल्दी हो सिलेबस परचेज कर लें। 12,000 प्लस दोस्तों MCQ आपको दिए जा रहे हैं। ये सिलेबस कवर करने के बाद जो है लगभग 99% सिलेबस आपका कवर हो जाता है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो ये सिलेबस जो है लेके स्टडी कर लें। और हमारे ग्रुप में अभी तक आप ऐड नहीं हुए या ग्रुप अभी तक हमारा ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि ग्रुप के अंदर डेली की डेली PDF जो है भेजी जाती है, जो अनटच लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक बेस्ट प्रिपरेशन के लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए ग्रुप भी ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो चार्ज जो लिया जा रहा है दोस्तों वो ओनली 1 टाइम आपको पे करना है, ओनली 150 चार्ज आपको सिर्फ एक बार पे करना है अनलिमिटेड टाइम के लिए। वो दोस्तों किसी भी तरीके से आप गूगल पे, फोन पे आप कर सकते हो। दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए शुरू कर लेते हैं आज के इस सेशन से। तो एसएससी के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमें देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच आर द फंडामेंटल यूनिट्स, यानी दोस्तों मूलभूत इकाइयाँ कौन सी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी लाइन के अंदर मूलभूत इकाइयों की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो हमारा डी हो जाता है। CGS सिस्टम, FPS हो जाता है, MKS हो जाता है। अब ये दोस्तों होता क्या है, इनका यूज कहाँ किया जाता है, इनकी फुल फॉर्म क्या क्या बनती है, ये सारे पॉइंट हमें क्लियर करने जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में देखा गया है। या तो MKS से रिलेटेड दे देते हैं या दोस्तों FPS से दे देते हैं या CGS से दे देते हैं। इनका अलग अलग पता होना बहुत ज़्यादा हमें जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों बात की जाए तो हमारी हो जाती है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। 3 प्रकार की यूनिट्स या 3 प्रकार की पद्धतियां जो है इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहली है हमारी मीटर किलोग्राम सेकंड, इसको बोला जाता है दोस्तों MKS। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो दोस्तों सेंटीग्राम जो है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेकंड नंबर की कौन सी हो जाती है, जिसको बोलते हैं CGS। सेकंड को क्या बोलते हैं, CGS। और ये जो है हमारी थर्ड नंबर, इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड। यानी दोस्तों हमारा F का फुट हो जाता है, P का पाउंड हो जाता है और ये हमारा हो जाता है। ये 3 प्रकार की यूनिट्स है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। MKS की प्रणाली की अगर बात की जाए, जिसको मीटर किलोग्राम सेकंड बोला जाता है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि MKS प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको माइंड को आपको कंफ्यूज करेगा। अगर इसकी फुल फॉर्म ही पता है आपको तो भी आसानी के साथ आप कर लोगे, क्योंकि दोस्तों इसकी फुल फॉर्म याद है आपको। जैसे कि इसकी फुल फॉर्म हो जाती है मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इसमें अब आपको लंबाई पूछी गई है कि जो है हमारी MKS प्रणाली के अंदर जो मीटर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो वो दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, लंबाई हो जाती है। मीटर की बात यहाँ पे की गई है। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है। समय का मात्रक क्या है, सेकंड है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ लास्ट में दोस्तों सभी के अंदर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट जो इसके जो डिजिट है फर्स्ट और सेकंड सिर्फ यही चेंज हो रहे हैं, बाकी सब कुछ आपको सेम मिलेगा। देखिए नेक्स्ट की बात करें हम CGS की। अब CGS के अंदर दोस्तों जो लंबाई का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो हमारा द्रव्यमान है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। और लास्ट जो हमारा क्या रहेगा, सेकंड जो है, टाइम जो है वो क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा। टाइम के अंदर सेकंड से बड़ी इकाई मिनट आपको नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दी जाएगी, मिनट नहीं दी जाएगी, सेकंड हमेशा रहेगी। ठीक है, तो इस प्रणाली के अंदर आपको दोस्तों फुल फॉर्म से ही पता चल जाएगा। जैसे हम बात करें FPS प्रणाली की, तो इसका होता है फुट पाउंड सेकंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है, फुट हो जाता है। इसकी फुल फॉर्म से आपको आसानी से पता चल जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का दोस्तों सबके अंदर मात्रक जो होता है वो हमारा सेकंड ही होता है। तो ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो ट्रांसफार्मर में हानियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रांसफार्मर में लोहा हानि ज्ञात करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा बार हम कर चुके हैं। जब हम दोस्तों आयरन लॉसेज ज्ञात करते हैं, कौन से लॉसेज, आयरन लॉसेज, तो कौन सा टेस्ट करते हैं, खुला परिपथ परीक्षण। यानी दोस्तों इंग्लिश में बात की जाए तो ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। कौन सा, ओपन सर्किट टेस्ट। अगर दोस्तों हमें कॉपर लॉस ज्ञात करना है, कौन सा, कॉपर लॉस,
कॉपर लॉस ज्ञात करना है तो ये करेंगे दोस्तों हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट से लघु परिपथ परीक्षण। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर पढ़ें, ठीक है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी कन्फ्यूजन सी क्रिएट रहती है, तो इंग्लिश में आंसर अच्छे से मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है कॉपर। ये कॉपर जो लॉस होते हैं ये दोस्तों लोड पर डिपेंड रहते हैं, लोड के साथ बदलते और जो घटते बढ़ते रहते हैं। जो आयरन जो लॉस होते हैं ये दोस्तों क्या रहते हैं, स्थिर कॉन्स्टेंट लॉस जिनको बोला जाता है। इनके बारे में भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला जो टेस्ट दिया गया है दोस्तों वो है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ओपन सर्किट टेस्ट ही पूछा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के लॉस के अंदर हम कौन से लॉस ज्ञात करते हैं, कोर लॉस। कोर लॉस के अंदर दोस्तों हमारा हिस्टैरिसीस लॉस भी आता है, हमारा एडी करंट भी लॉस आता है, क्योंकि ये एक लॉस जो होते हैं वो एक तो दो प्रकार के हो जाते हैं, एक ये लॉस स्थिर रहते हैं, इसलिए पूछा जाता है। इस टेस्ट करने का उद्देश्य है, इस टेस्ट की मदद से हम नो लोड जो है और कोर लॉस को कैलकुलेट किया करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया गया है, इस टेस्ट में एक वाइंडिंग जो ज़्यादा वोल्टेज वाली या फिर कम वोल्टेज वाली हो सकती है, जिसका इस्तेमाल करना आसान है, उसे ओपन यानी खुला रखा जाता है। क्या रखा जाता है, आगे से खुला रखा जाता है। इसका डायग्राम भी हम जरूर देखेंगे। जो कि नॉर्मल सप्लाई होता है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी हमेशा कितनी रहती है, जो बिना फ्रीक्वेंसी को बदले, ऐसा स्टैटिक डिवाइस जो बिना फ्रीक्वेंसी बदले उसको ट्रांसफार्मर कहा जाता है, और फ्रीक्वेंसी हमारी क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। अब इसके अंदर नेक्स्ट बात जो बताई हुई है वो क्या बताई गई है, इसके लो वोल्टेज वाइंडिंग में कुछ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट डिवाइस जैसे कि वाट मीटर, यही वाट मीटर, वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर तो हमारे मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, लॉस। लॉस कौन मेजर करता है, अब आपको ये तो पता चल गया कि लॉस हम ऐसे मेजर करते हैं, लेकिन लॉस दिखाता कौन है। लॉस को दोस्तों मापा जाता है वाट के अंदर, और लॉस जो एक हानि के रूप में लिया जाता है, इसको वाट मीटर से हम शो करते हैं, वाट मीटर से देखते हैं। इसके अंदर दोस्तों एक वोल्ट मीटर लगा होता है, एक एम्पेयर मीटर को जोड़ा जाता है, ठीक है। इसका डायग्राम दोस्तों हम देख लेते हैं। ये इसका डायग्राम बताया गया है। इस प्रकार के टेस्ट को ओपन सर्किट टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि आगे से जो वाइंडिंग होती है सेकेंडरी वो क्या होती है, ओपन होती है। यहां से दोस्तों इसको सप्लाई दी जाती है। ये जो है वाट मीटर, ये हमारा क्या दिखाता है, रीडिंग दिखाता है। इस रीडिंग को ही लॉस माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है ओपन सर्किट टेस्ट। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और मिल जाएगी, जैसे कि दिया हुआ है, जैसे सामान्य वोल्टेज को प्राइमरी साइड के वाइंडिंग में दिया जाता है तब कोर में सामान्य फ्लक्स उत्पन्न होता है। अब आगे लोड तो है नहीं, तो कितना फ्लक्स, नॉर्मल ही फ्लक्स उत्पन्न होगा, उसकी वजह से सामान्य आयरन लॉस होते हैं। तो बिल्कुल लो लेवल के आयरन लॉसेज होंगे, और वह वाट मीटर में रिकॉर्ड हो जाते हैं। जो हमारा वाट मीटर लगा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो उसको आसानी से हम देख लेते हैं। अब इस प्रकार के लॉस के अंदर करंट क्या बहेगा, नाम मात्र ही बहेगा, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी करंट में नो लोड, यानी करंट क्या बता रहा है, जीरो या कम होता है। इसकी वजह से कॉपर लॉस एकदम ना के बराबर। अब कॉपर लॉस कहाँ होंगे, जहां से आगे किसको हम कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, आगे जो वाइंडिंग है उसको शॉर्ट कर देंगे, तभी तो कॉपर लॉस होगा, तभी तो कोर के अंदर करंट बहेगा, ठीक है। तो ये जो लॉस होते हैं वो कॉपर लॉस ना के बराबर होते हैं, लेकिन आयरन लॉस जो है वो कम करंट के कारण बिल्कुल कम होते हैं। सेकेंडरी में कुछ भी कॉपर लॉस नहीं होता। कौन से टेस्ट में, ओपन सर्किट टेस्ट में। कौन क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर कॉपर लॉस होते हैं नहीं होते, कौन से टेस्ट के अंदर, ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर नहीं होते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से वाट मीटर में रीडिंग दिखाई देती है, वह कोर लॉस होते हैं। अगर वाट मीटर ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर अगर वाट मीटर जो भी रीडिंग दिखा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस लॉस की दिखा रहा है, कोर लॉस की दिखा रहा है। दोस्तों इसको डिटेल से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते ना तो यूँ समझ लो आपका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि पता नहीं कौन सा लेवल क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछ लिया जाए। कोर लॉस होते हैं जब सेकेंडरी ओपन होती है, यानी नो लोड की स्थिति में होती है। कभी कभी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर सेकेंडरी साइड में लगा दिया जाता है। वोल्ट मीटर में सेकेंडरी वाइंडिंग के इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखाई देते हैं। वोल्ट मीटर के अंदर क्या दिखाई देंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसकी मदद से ट्रांसफार्मर रेशो के को जान सकते हैं। अब ट्रांसफार्मर रेशो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रांसफार्मर रेशो होता क्या है, ठीक है। ये होता है दोस्तों V1 बाय में V2, E1 बाय में E2, ये रेशो है, इसको याद कर लें, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। N1 बाय में N2, और लास्ट में आता है करंट। करंट को हमेशा उल्टा लिखते हैं इसमें, I2 I1। अब इसको समझिए मैंने लिखा क्या है। ये दोस्तों प्राइमरी के वोल्टेज है, 1 जो चीज़ें लिखी हुई है क्या है, प्राइमरी का वोल्टेज। ये दोस्तों प्राइमरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये प्राइमरी के टर्न। एन को ट्रांसफार्मर की बात कर ली जाती है तो एन को हम टर्न लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। जब मोटर जनरेटर की बात आ जाती है तो एन को क्या लिखते हैं हम, RPM, मोटर कितनी गति से घूम रही है। तो दोनों केस में अलग अलग मतलब हो जाता है इनको, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये दोस्तों हमारा सेकेंडरी का करंट है और ये हमारा प्राइमरी का करंट है। इसको दोस्तों के से लिखते हैं, इसको बोला जाता है ट्रांसफार्मर
रेशो, इससे हम प्राइमरी के करंट ना दिया हो तो प्राइमरी का करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें आपको दी होगी, एक चीज़ें आपको निकालनी होगी आर पार गुना करके। इसके मैं स्टेटमेंट आएगी तब अच्छे से इसको करवाऊंगा, पहले इसका सिर्फ आपको ये देखना जरूरी था। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर ज़्यादा आप जो ओपन सर्किट है इसके अंदर ज़्यादा घुसोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आने वाली बात, जो समझने वाली बात थी वो दोस्तों मैंने बता दी है, और वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टेस्ट में ज़्यादातर लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है, शॉर्ट करने के लिए मोटे तार कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। हम देख लेते हैं हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट कौन सा होता है, ये दिया हुआ दोस्तों हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शायद ऊपर चला गया था ये पहले। ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट इंपीडेंस, सबसे पहले तो इंपीडेंस आ जाता है, फिर दोस्तों लीकेज रिएक्टेंस आ जाता है, और फिर रेजिस्टेंस आ जाता है। ये सभी के सभी प्रकार के जो है पैदा होने लग जाते हैं कब, जब ट्रांसफार्मर के आगे क्या जुड़ जाता है, लोड जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, लोड जुड़ जाता है। दोस्तों वीडियो को एक बार समझ में ना आता है ना तो 2 बार जरूर देखें। ठीक है, ये सभी की सभी चीज़ें कब पैदा होगी, जब ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा, लोड पैदा होगा। फुल लोड पर किसी इच्छित लोड पर कॉपर लॉस का पता लगाना, इसकी मदद से ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का भी पता लगाया जा सकता है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी। उसके बाद इस टेस्ट से हम कुल वोल्टेज ड्रॉप को भी माप सकते हैं कि वोल्टेज लाइन के अंदर या ट्रांसफार्मर के अंदर कितने वोल्टेज ड्रॉप हो सकते हैं। ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उससे आप सिर्फ लॉसेस नहीं निकाल रहे, उससे क्या क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसफार्मर रेशो निकाल सकते हो, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकाल सकते हो, वोल्टेज ड्रॉप आप निकाल सकते हो, ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन आप निकाल सकते हो। 3 प्रकार की चीजें निकाल सकते हो, किससे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। ठीक है, तो अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट से सिर्फ आप लॉसेस पता नहीं कर रहे, आप 3 प्रकार की और चीजें पता कर रहे हो, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज का रेगुलेशन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आसानी से आप कर लोगे। तो ये प्रकार का जो लॉस होता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, इसको मोटे कॉपर की तार से क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने के कारण दोस्तों इसके अंदर करंट ज़्यादा बहता है, जो वाट मीटर रीडिंग देगा उसको दोस्तों हम जो है माप कर इसका टोटल लॉस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 2 प्रकार के लॉस हो जाते हैं दोस्तों, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं और इनको पढ़ना भी जरूरी था। इनके अंदर ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा गहराई में जाओगे ना तो कुछ चीज़ें पल्ले भी नहीं पड़ने वाली है। हमें आराम से समझना है कि मोटा मोटा होता क्या है। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल लाइन ऐसी ही होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्लिप-रिंग मोटर एक है। अब स्लिप-रिंग मोटर क्या है, अब स्लिप-रिंग मोटर हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, क्योंकि स्लिप-रिंग मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है ना वो उच्च होता है। क्या होता है, स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है। स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर हम पढ़ते हैं, इनका डिफरेंस देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि स्लिप-रिंग मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो उच्च होता है। अब क्यों होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों स्लिप-रिंग मोटर का रोटर आप देख लीजिए कैसा होता है। ये दोस्तों हमारी सारी की सारी इसके अंदर वाइंडिंग डली हुई है। क्या डली हुई है, वाइंडिंग डली हुई है। ये दोस्तों 3 स्लिप-रिंग लगे हुए हैं, 3 स्लिप-रिंग 3 फेज इंडक्शन जो स्लिप-रिंग मोटर है उसकी बात कर रहे हैं। ये दोस्तों हमारी शाफ्ट है, शाफ्ट किस धातु की बनाई जाती है, माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। ये दोस्तों रोटर के अंदर जो सुराख किए जाते हैं ये किस लिए छिद्र बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं शीतलन के लिए। ठीक है, ये हवा की क्रॉसिंग के लिए बनाए जाते हैं, ताकि अगर ये रोटर हीट होता है तो इसको कूलिंग सी मिलती रहे, किसके थ्रू, फैन के थ्रू। ये दोस्तों हमारी 3 फेज इसके अंदर वाइंडिंग की गई। ये हमारा हो जाता है रोटर, 3 फेज स्लिप-रिंग मोटर का। अगर 3 फेज की दोस्तों ये चीज़ें आपने पढ़ ली ना तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारी मोटर आ जाती है हमारी। सिंगल केज, स्क्विरल केज हो जाती है। ठीक है, डबल स्क्विरल केज हो जाती है और स्लिप-रिंग हो जाती है। 3 फेज में से मोटर पूछा जाता है तो इन्हीं से ही पूछा जाता है, या तो सिंक्रोनाइज मोटर से पूछेंगे 3 फेज के अंदर, या दोस्तों सिंगल केज, डबल केज और स्लिप-रिंग में से पूछेंगे। सबसे पहले इसका सिंगल केज की बात करें तो स्टार्टिंग टार्क क्या होगा, कम होगा। ठीक है, या स्लिप-रिंग मोटर है तो इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होगा, बहुत अच्छा होता है, हाई होता है। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, स्लिप-रिंग मोटर का स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, उच्च होता है, हाई होता है। यही क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों डबल केज की बात करें तो इसमें सिंगल केज वाली की तुलना में अच्छा होता है। ठीक है, सिंगल केज वाले से बल अगुण अच्छा होता है, यानी इस मोटर के मुकाबले इसका अच्छा होता है। लेकिन सबसे अच्छा किसका होता है, स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर का, क्योंकि स्लिप-रिंग मोटर इंडक्शन के जो रोटर जो होता है जिसके अंदर स्लिप-रिंग लगे होते हैं उसको जो है डीसी सप्लाई भी दी जाती है। कौन सी सप्लाई, डीसी सप्लाई भी। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ कि रनिंग टार्क अच्छा होता है। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग टार्क कम होगा उसका रनिंग टार्क जो कम होगा तो स्टार्टिंग टार्क क्या होगा, अच्छा होगा। ये उल्टा हो जाता है। इसका गतिशील बल अगुण भी अच्छा होता है। अब डबल केज की बात करें तो इसका गतिशील यानी रनिंग वाला भी स्टार्टिंग टार्क अच्छा होता है। रनिंग टार्क भी कुछ हद तक अच्छा होता है, इसका कुछ हद तक अच्छा होता है, लेकिन स्टार्टिंग टार्क इसका बहुत अच्छा होता है। ये पॉइंट नोट करने वाला हमारा था। नेक्स्ट है इसमें
सिंगल केज की बात की जाए तो इसमें गति बिना लोड पर पूर्ण लोड पर एक समान रहती है, ठीक है। गति बिना लोड पर भी और पूर्ण लोड पर लगभग क्या रहती है, समान रहती है। इसकी गति भी स्थिर रहती है, फुल लोड पर गति कम हो जाती है। अब ऐसी कौन सी मोटर है 3 फेज हमारी जिसकी फुल लोड पर गति कम हो जाती है, तो वो हमारी हो जाती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है ध्यान में रखने के लिए। अब इसमें क्या बताया गया है, पावर फैक्टर 0 लोड पर कम तथा फुल लोड पर अच्छा होता है। फुल लोड पर मोटर फुल लोड पर चल रही है तो पावर फैक्टर क्या है इसका, अच्छा है, ठीक है। सिंगल केज की बात करें, सिंगल जो हमारी स्क्विरल केज है इसकी बात करें तो इसका पावर फैक्टर 0 लोड की स्थिति में उतना खराब नहीं होता। इनकी दोनों की ना दोनों बातें सेम सेम है, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मेनली मतलब इसके और इसके बीच में हम अंतर देख ले सिर्फ। नो लोड पर पावर फैक्टर अच्छा होता है, अधिक लोड पर थोड़ा खराब होता है। इसमें अधिक लोड पर अच्छा होता है, इसमें भी अधिक लोड पर अच्छा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, खराब होता है। कौन सी मोटर में, स्लिप रिंग मोटर के अंदर। ये चीज़ें बहुत बारी नोट करने वाली है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। संरचना सरल है, रोटर की संरचना इसकी में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इसकी संरचना की बात करें तो थोड़ी सी जटिल हो जाती है, ठीक है। जटिल का मतलब थोड़ा सा आसानी से इसको नहीं बनाया जा सकता। देख रेख भी अधिक सावधानी की बरतने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि दोस्तों इसको डीसी सप्लाई भी हो जाती है, स्लिप रिंग भी इसके अंदर लगे होते हैं। तो जब इसकी देख रेख मुश्किल है तो ये कीमत में भी क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है, ठीक है। मोटर कीमती होती है, महंगी हो जाती है। इसकी स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसका और इसका स्पीड कंट्रोल क्या है, नहीं किया जा सकता। इसका पावर फैक्टर पश्चगामी होता है। पश्चगामी को हम क्या कहेंगे, एक तो होता है हमारा अग्रगामी, एक होता है पश्चगामी। पश्चगामी मतलब लेगिंग पावर फैक्टर की बात की जा रही है, सॉरी लीडिंग की, पश्चगामी मतलब आगे, ठीक है। इसका जो पावर फैक्टर होता है वो लेगिंग होता है, इसका लीडिंग होता है। क्या होता है, लीडिंग होता है। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट पॉइंट जो इसका है, इसका पढ़ लेते हैं सबसे पहले। इस मोटर का उपयोग वहां पर किया जाता है जहां स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, जैसे लिफ्ट के अंदर, आरा मशीन के अंदर, लाइन शाफ्ट के अंदर। अब बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि हम सीरीज डीसी सीरीज मोटर की बात करें तो वो भी लिफ्ट के अंदर यूज करते हैं, सीरीज जनरेटर की बात करें तो वो भी लिफ्ट के अंदर यूज करते हैं, मतलब जिनका स्टार्टिंग टारक अच्छा होता है। अब दोस्तों वो तो डीसी का केस हो जाता है, डीसी मोटर की बात हो जाती है, लेकिन यहाँ तो बात एसी की जा रही है ना, तो एसी के अंदर ये चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहाँ सुधरे हुए पावर फैक्टर तथा अच्छे बाल गणन की आवश्यकता हो वहाँ पर इन मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कहने का भाव ये है, स्लिप रिंग मोटर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसके मुकाबले स्क्विरल केज या डबल केज से क्वेश्चन जो है वो कम पूछे जाते हैं। अब बढ़ लेते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 4 संगृहीतर धारिताएं 16 माइक्रोफेरेड की है, ठीक है, समांतर संयोजित है उनकी परिणामी धारिता, यानी दोस्तों उनकी जो कैपेसिटी पूछी गई है, 4 कैपेसिटर है, पर कैपेसिटर की धारिता जो है वो 16 माइक्रोफेरेड है। कितनी है, 16 माइक्रोफेरेड है। अभी इसको तो दोस्तों आप आसानी के साथ कर लोगे, सिर्फ कैपेसिटर की नहीं, आपको रेजिस्टर की, रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं, कैपेसिटर को कैसे जोड़ते हैं, इंडक्टर को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब रेजिस्टेंस के जो हमारे रुकावट आती है उसको ओम में मापते हैं, ये बाधा होती है। जो कैपेसिटर के रास्ते में, जो कैपेसिटेंस के रास्ते में जो बाधा आती है उसको कहा जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को किस में मापते हैं, बाधा जो भी होती है ना दोस्तों, सभी बाधा को ओम में ही मापा जाता है। किस में मापा जाता है, ओम में, ये जरूर याद करके रख लें। इंडक्टिव रिएक्टेंस को भी किस में मापेंगे, ओम में मापेंगे। जब इन तीनों प्रकार की बाधाओं को जोड़ दिया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, इंपीडेंस बन जाता है, जिसको जेड से लिखा जाता है। किससे, जेड से। ये दोस्तों इक्वेशन का वोल्टेज को कैसे निकालते हैं, कैपेसिटेंस को कैसे निकालते हैं और इंडक्टेंस को कैसे निकालते हैं, इनका फार्मूला दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, सीरीज कनेक्शन के अंदर हम रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ेंगे और हमारे कैपेसिटर को। अब देखिए दोस्तों, सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस को सीधा जोड़ देते हैं, R1 + R2। अब सीरीज के अंदर कैपेसिटर की बात आ जाती है तो 1/, में हो जाता है। ये चीज़ें बहुत बारी नोट करने वाली है और बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है, इसलिए मैंने कंपैरिजन करके बताया है। इंडक्टर की बात की जाए तो रेजिस्टेंस की तरह ही इंडक्टर को जोड़ लेते हैं, लेकिन जब बात कैपेसिटर की आती है तो इनको 1/, करके जोड़ा जाता है। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, पैरेलल के अंदर ये दोनों ठीक है, इनको 1/, में करके जोड़ेंगे, लेकिन कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो डायरेक्ट जोड़ा जाता है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पैरेलल के अंदर ही तो पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या बताया गया है कि 4 संगृहीतर धारिताएं 16 माइक्रोफेरेड की है, तो समानांतर क्रम में जो संयोजित है, तो इनकी कुल धारिता क्या होगी। अब चार कैपेसिटर मैं एक बार आपको लगा के भी दिखा देता हूं, जो पैरेलल के अंदर हमें लगाना है इस टाइप से, ठीक है। ये हमारे 4 कैपेसिटर हो जाते हैं, जिनको मैंने किस में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। अब पैरेलल में जोड़ेंगे तो इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। 16 ये है, 16 ये है, 16 ये है, 16 ये है, क्योंकि पैरेलल के अंदर इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के मुकाबले उल्टा ऐड करते हैं, तो इन सभी को जोड़ दीजिए आप, ठीक है। 16 × 4 कर लीजिए, 64 आपका
माइक्रोफेरेड आ जाता है, सॉरी ये वाला, ठीक है 64 माइक्रोफेरेड इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको जोड़ना है, रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ना है, इंडक्टेंस को कैसे जोड़ना है। इसमें कैपेसिटर का पूछा गया है, नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है इंडक्टेंस से पूछ लिया जाए, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, फ्लक्स घनत्व फ्लक्स को से विभाजित करता है, ठीक है, किससे विभाजित करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। काट परिच्छेद के क्षेत्रफल से विभाजित करके हम फ्लक्स घनत्व को निकालते हैं। किससे विभाजित करता है, कौन सा विभाजित करता है, फ्लक्स डेंसिटी पूछी गई है, ठीक है। फ्लक्स किसको डिवाइडेड करता है, तो ये करता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, जैसे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। अगर एसआई मात्रक पूछा जाए तो हमारा वेबर हो जाता है, वेबर को WB लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, WB। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा जाए तो हमारा वेबर हो जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक पूछा जाए, क्या होता है, मैक्सवेल होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पूछा जाए, सीजीएस या तो दोस्तों सीजीएस पूछा जाएगा या एसआई मात्रक पूछा जाएगा। एसआई मात्रक पूछा जाए तो हमारा हो जाता है वेबर, और सीजीएस अगर पूछा जाता है तो वो हो जाता है हमारा मैक्सवेल। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए चुंबकीय फ्लक्स का एमकेएस मात्रक क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा न्यूटन मीटर एम्पेयर, न्यूटन मीटर एम्पेयर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लें। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व से, उसको भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको किससे दिखाते हैं या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते किसे हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, चुंबकीय फील्ड को क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। अब इसको मापा किस में जाता है, तो इसको मापा जाता है वेबर मीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए, इसके अलावा पूछा जाए कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को और किस में मापा जाता है, तो इसको टेस्ला में भी मापा जाता है, और टेस्ला इसको कहते भी हैं। टेस्ला कहते कम है लेकिन मापा ज़्यादा जाता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा जाता है। अब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। यहाँ से ये 4 प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं मैग्नेटिक चैप्टर में से, चुंबकत्व चैप्टर में से। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारा है, किसी जनरेटर के क्रोड की ताम्र हानि यानी कॉपर लॉसेस की यहाँ पे बात कर ली गई है, द कॉपर लॉसेस ऑफ जनरेटर कोर आर, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर बात की जाए किसी जनरेटर की जो क्रोड की हानियां हैं, कॉपर की हानियां हैं, कोर की हानियां हैं, वो किस किस के अंदर होती है। अब देखिए दोस्तों, कोर जो होती है वो आर्मेचर के अंदर भी होती है, श्रेणी फील्ड वाइंडिंग की बात की जाए तो उसके अंदर भी होती है, शंट फील्ड वाइंडिंग की बात की जाए तो उसके अंदर भी हो जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो हमारा डी हो जाता है, उपरोक्त सभी, ठीक है। यानी आर्मेचर कॉपर लॉसेस, सीरीज फील्ड वाइंडिंग कॉपर लॉसेस, शंट फील्ड वाइंडिंग कॉपर लॉसेस, ये हमारे सभी के सभी लॉसेस उपरोक्त सभी में आ जाता है। तो आर्मेचर दोस्तों कॉपर हानि की बात की जाए तो सबसे पहले तो पावर निकालने का एक फार्मूला होता है, आपने देखा होगा I²R, ठीक है। इसी को तो हम लॉस पढ़ते हैं, इसको किस में मापेंगे, वाट के अंदर मापेंगे, ठीक है। पावर निकालने के बाद किसको किस में मापते हैं, यूनिट को वाट के अंदर मापते हैं। अब देखिए दोस्तों, आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर करंट का स्क्वायर और आर्मेचर रेजिस्टेंस, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा आर्मेचर की कॉपर हानि निकल जाएगी। अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है, कि आर्मेचर कॉपर लॉसेस हमारे फुल लोड पर लगभग कितने प्रतिशत होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कितने प्रतिशत होता है, ये 30% होता है। किसी भी डीसी और मोटर के अंदर क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फुल लोड पर, ठीक है, आर्मेचर कॉपर लॉसेस कितने प्रतिशत होता है, तो ये होता है हमारा 30%, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है ना, वो आ जाता है फील्ड कॉपर लॉसेस, ठीक है। फील्ड के अंदर किस प्रकार के, फील्ड को क्या लिखेंगे, शंट लिखेंगे, और शंट का ही हम रेजिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो लॉस होते हैं वो कितने प्रतिशत होते हैं, हमारे 25%। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फुल लोड पर सैद्धांतिक रूप से हमारे फील्ड कॉपर वाइंडिंग के अंदर कितने लॉसेस होते हैं, तो वो हमारे होते हैं 25% लॉस होते हैं। उसके बाद जो लॉसेस आ जाते हैं वो हमारे दोस्तों चुंबकीय हानि से संबंधित आ जाते हैं, जो हमारे कोर लॉस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जो हमारे एडी करंट और हमारा हो जाता है हिस्टैरिसीस लॉस, 2 प्रकार के लॉस हो जाते हैं। इसके अलावा एक अगर क्वेश्चन हमारा पूछ लिया जाए स्थिल्य लॉस, स्थिल्य हानि, भंवर हानि, ठीक है, इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। अब कई बार स्थिल्य लॉस दे दिया जाता है, या दोस्तों कई बार भंवर हानि दी जाती है, कई बार कोर लॉस दे दिया जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, कई बार हिस्टैरिसीस लॉस दे दिया जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो ये सभी के सभी प्रकार के लॉस जो है वो हमारे कोर लॉस के अंतर्गत में ही आते हैं। किस प्रकार के, कोर लॉस, जिसको क्रोड हानि,
चुंबकीय हानि, लो हानि, तीन नाम दे दिए जाते हैं इनको। अब चुंबकीय हानि देते ही आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो, लो हानि बोल दिया जाता है फिर कंफ्यूज हो जाते हो, करोड़ हानि। अब पूछ ले जाए करोड़ हानि कितने प्रकार की होती है, डायरेक्ट बोलो दो प्रकार की होती है, एक हिस्टैरिसीस लॉस, एक हमारा एडी करंट लॉस। को चुंबकीय हानि कितने प्रकार की होती है, ये भी दो प्रकार की होती है, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस। लो हानि पूछी जाए तो ये भी दो प्रकार की होती है, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, तो इनमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यांत्रिक हानि की बात करें तो ये कौन सी हानि होती है, जो बेरिंग के अंदर होती है, ब्रश के अंदर होती है, तो इस प्रकार की हानि को क्या कहते हैं, कह देंगे हम यांत्रिक हानि कह देंगे। वायु घर्षण हानि कभी भी नहीं पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, ऐसी हानि एयर जो लॉसेज होते हैं इनके बारे में एग्जाम में ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता। हाँ, यांत्रिक हानि का जिक्र जरूर किया जाता है। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे लेवल का है और मैंने करवा भी दिया है। पूर्ण आवेशित बैटरी पर हाइड्रोमीटर पाठ्यांक होना चाहिए। अब दोस्तों पूर्ण आवेशित का क्या मतलब है, हाइड्रोमीटर का क्या मतलब है। हाइड्रोमीटर दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के काम आता है। क्या मापने के काम आता है, ग्रेविटी का। ऐसे दोस्तों हमारा बना होता है हाइड्रोमीटर, आपने देखा भी होगा। ठीक है, आगे से यहाँ इस पाइप होती है, इसके अंदर दोस्तों हमारा जो है एक और ट्यूब होती है, ये ऊपर से ऐसे होता है। ठीक है, इसको दबाते हैं, इसके अंदर हम जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 वो भरते हैं और ये जो अंदर ट्यूब लगी होती है इसके अंदर अंकित होता है कुछ जो है डेटा, जो होता है हमारा 1100 से लेके 1300 तक। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक क्या होना चाहिए, तो फुल चार्ज बैटरी का जो हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक होता है वो होता है 1280, 1265 से लेके 1280 तक का पाठ्यांक हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि फुल चार्ज पे 1280 देगा। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोमीटर का जो पाठ्यांक होता है फुल चार्ज पर, हाफ चार्ज पर क्या होगा, डेड पर क्या होगा, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए हाफ चार्ज पर क्या होगा, तो ये भी देखना है बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो हाइड्रोमीटर क्या मापता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मापता है। अब इसको हम देख लेते हैं। तो ये आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी हुई है। 12 वोल्ट बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, 24 वोल्ट की क्या होगी, ठीक है, सॉरी इनकी वोल्टेज क्या होगी। अगर दोस्तों हम बात करें हमारी, इनके आगे प्लस लगा लेता हूं दोस्तों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाता है, प्लस होगा तो हमारा अच्छे से आपको याद रहेगा। देखिए जो हमारी 100% चार्ज है, लेड एसिड बैटरी की बात कर रहे हैं सिर्फ हम। ठीक है, जो जनरल लेड एसिड बैटरी होती है उसकी वोल्टेज, फुल चार्ज वोल्टेज की बात करें तो 12.9 होती है। अब 12.9 को आप डबल कर दोगे ना तो 25.8 हो जाएगी। 24 वोल्ट की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 25.8। स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहे 24 वोल्ट की हो चाहे हमारी 12 वोल्ट की हो, क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो 1265 से लेके 1280 तक हमारी होती है फुल चार्ज बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद आ जाता है दोस्तों 75% चार्ज बैटरी की बात की जाए तो 12.4 वोल्ट होती है, 24.8। इसका हम डबल करते चलेंगे, आपको अच्छे से याद रहेगा। 1225 से लेके हमारा हो जाता है 1225 से लेके हमारा आगे हो जाता है 1240 तक, ये हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है 75% चार्ज की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाफ चार्ज बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो ये होती है हमारी दोस्तों 1190 से लेके, ये पॉइंट हटा के चल रहे हैं हम ताकि अच्छे से याद रहे, 1190 से लेके हमारी 1230 तक जो चार्जिंग होती है उसको कहते हैं हाफ चार्ज। या तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन हाफ चार्ज से पूछा जाएगा या फुल चार्ज से पूछा जाएगा, या डेड बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी। डेड की बात करें तो हमारा 1120 होगी, इसकी वोल्टेज 10.5 होगी, इसकी 21 वोल्ट होगी। तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले ले और अपने वॉलपेपर पर लगा लें। एक क्वेश्चन की दोस्तों ये गारंटी देता हूं, क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कि स्टार संयोजन में फेज धारा होती है लाइन धारा की। अब फेज धारा पूछी गई है कि लाइन धारा की कितनी होगी। अब स्टार के अंदर दोस्तों आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्टार के अंदर जो होता है वो सबसे पहले मोटर को, स्टार डेल्टा मान लो स्टार्टर है, तो सबसे पहले मोटर को स्टार के अंदर चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है, ताकि वोल्टेज कम हो जाए। वोल्टेज कम हो जाता है तो करंट भी हमारा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार के अंदर बात कर रहा हूँ सबसे पहले, ये हमारा स्टार होता है, ये हमारा डेल्टा होता है। तो स्टार के अंदर क्यों चलाते हैं मोटर को, स्टार्टिंग में वोल्टेज कम देने के लिए। अब कम देंगे ना तो स्टार के लाइन वोल्टेज जो होते हैं वो √3 फेज वोल्टेज होते हैं। क्या होते हैं, √3 हमारे फेज वोल्टेज, ये हमारा हो जाता है फेज वोल्टेज। जब ये एक चीज़ आपको याद रहेगी तो आपने ये पॉलीफेज का सारा सिस्टम सोल्व कर लिया इससे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया स्टार संयोजन में फेज धारा होती है वो लाइन धारा के क्या होती है, तो इसमें वोल्टेज जो होते हैं वो √3 होते हैं, तो लाइन धारा के क्या होंगे, समान होंगे।
करंट क्या हो जाएगी, स्टार संयोजन के अंदर बात की जा रही है, तो स्टार संयोजन के वोल्टेज √3 होगे ना, तो करंट क्या हो जाएगा, लाइन करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेज करंट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, फेज करंट। ये क्या होगा, समान होगा। अब इसका उल्टा कर दीजिए डेल्टा के अंदर। डेल्टा के अंदर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान होते हैं, लेकिन करंट क्या हो जाता है, √3 हो जाता है। यही क्वेश्चन तो हल्का सा दिया गया था जिसमें आप कंफ्यूज होते रहते हो, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, थोड़ा सा मतलब हल्का सा फुल्का सा क्वेश्चन को ध्यान से देखें। स्टार के अंदर स्टार्टिंग के अंदर मोटर को चलाया जाता है, स्टार के अंदर जो वोल्टेज मिलते हैं वो कम मिलते हैं, इसलिए लाइन वोल्टेज होते हैं वो स्टार के अंदर √3 फेज वोल्टेज होते हैं, 254 वोल्ट बनते हैं। स्टार के अंदर मोटर के अंदर जो 3 फेज जाते हैं वो कितने वोल्टेज जाते हैं, 254 वोल्ट जाते हैं। हल्का सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान तरीके से आपको करना था। तो ये जो होता है स्टार संयोजन में फेज धारा होती है वो लाइन द्वारा के बिल्कुल समान होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, डीसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल समीकरण क्या बनता है। ये समीकरण पूछा गया है, ईएमएफ निकालनी है आपको। कई बार तो दोस्तों इसको ईएमएफ दे दिया जाता है, कई बार इसको बेक ईएमएफ दे दिया जाता है, ऐसे लिख दिया जाता है। तो इसको आसानी से याद करें, P∅Zn कैसे याद करना है, P∅Zn 60 गुना में A, ये इतना याद रखना है अब आपको, ठीक है, P∅Zn 60/A। ये सीधी लाइन के साथ याद करें क्योंकि ये डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन है, इससे आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हो। हम तो अब करेंगे नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है पहले ही, ठीक है। इसका मैं स्पेशल जो है ईएमएफ कैसे निकालते हैं, वैसे इसकी हल्की सी मैं स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ईएमएफ इक्वेशन से पूछे जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक 4 पोल 1200 आरपीएम जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग लेप प्रकार की है। लेप का बात कर रहे हैं तो पैरेलल प्रकार की वाइंडिंग हो जाते हैं, जितने पोल है उतने ही रास्ते हैं। पोल कितने हैं, 4 हैं, तो रास्ते भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसमें आर्मेचर में 65 स्लॉट है, एक स्लॉट में 12 कंडक्टर लिखे हुए हैं, तो टोटल हमें जेड निकालना है, तो 65 को 12 से गुना कर लेंगे तो हमारे आर्मेचर में कंडक्टरों की संख्या आ जाएगी। इसको एक बार देख लेते हैं, प्रति पोल फ्लक्स 0.02 वेबर दिया हुआ है, तो आर्मेचर में बनने वाली ईएमएफ का मान ज्ञात करना है। अब दोस्तों ईएमएफ का मान ज्ञात करना है तो ईएमएफ आप लिख लीजिए, फार्मूला क्या बनता है, P∅Zn 60 गुना में A, ये फार्मूला बनता है। ये स्टेटमेंट दी हुई है, इस स्टेटमेंट को आप इसके अंदर फिट करोगे, सारा सवाल आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, P का मतलब पोल है, फाई का मतलब फ्लक्स है, Z मतलब दोस्तों आर्मेचर में कंडक्टरों की संख्या है। अब आर्मेचर के अंदर 65 स्लॉट है और ये प्रत्येक के अंदर 12 कंडक्टर डले हुए हैं, तो इसको 12 से आप गुना कर लो तो आपको ये कंडक्टर आ जाएंगे, ये हमारे 780 कंडक्टर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 780। उसके बाद N क्या है, N नंबर ऑफ टर्न्स है, सॉरी RPM है। नंबर ऑफ टर्न्स किस में होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। 60 दोस्तों इसमें स्थिरांक रहता है। A हमारा रास्ता दिया हुआ है, तो रास्ता हमारे जितने पोल है उतने क्या रहेंगे, रास्ते रहेंगे। अब दोस्तों इसको आसानी के साथ आप लिख लीजिए बिल्कुल, ठीक है। फाई क्या है, 0.02, जो चीज़ दी हुई है वो लिख लीजिए। अब Z क्या है, आर्मेचर में कंडक्टरों की संख्या, आर्मेचर में कंडक्टरों की संख्या है 780, क्योंकि इसको हमने गुना कर लिया था। N क्या दिया हुआ है, ये हमारा 1200 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है, ये इतना आ गया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, हमारा 60 लिखा हुआ है, ठीक है। 60 स्थिरांक रहेगा, पोल कितने हैं, 4 है। इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी तो नहीं दिया हुआ इस सवाल में, सारी स्टेटमेंट दी हुई है, आसानी के साथ आपको सवाल निकालना है। ये हमारी बेक ईएमएफ आ जाएगी। तो ऐसे स्टेटमेंट दी जाती है जिसके अंदर आपको कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है, और आप आसानी के साथ ऐसे सवालों को निकाल भी सकते हो, ठीक है। लेफ्ट वाइंडिंग है तो इसमें 4 पोल है, तो रास्ते भी कितने दिखा दिए, 4 दिखा दिए, ठीक है। अब बढ़ लेते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, तो क्या ये स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी घूमने वाला पार्ट तो होता नहीं है, ठीक है, ना ये गतिज है, ना द्वितीयक है, ना प्राइमरी है, ये क्या है, स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई भी पार्ट घूमने वाला नहीं होता। इसके अलावा आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखोगे ना, सबके अंदर कुछ ना कुछ घूमने वाला पार्ट मिल जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, हल्का सा क्वेश्चन है, बार बार मैं करवाता रहता हूँ, फिर इसमें स्पीड निकालनी है। देखिए क्या दिया हुआ है, किसी 4 पोल 50 CS 400 वोल्ट 10 SO शक्ति। अब SO शक्ति का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ समकालिक को कह देंगे हम सिक्रोनेट स्पीड। सिक्रोनेट स्पीड निकालने का फार्मूला आता है 120 गुना में F/P। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने करवा भी दिया है। 120 को 120 लिखो, F कितनी दी हुई है 50, पोल कितने दिए हुए हैं 4, इसको दोस्तों आप गुना कर लो, ठीक है। 3 5 1500 RPM हमारे आ जाएंगे, ठीक है। अगर 4 पोल होते हैं ना तो वैसे भी अंदाज़ा लगाया सकता है। 4 पोल के RPM कितने होंगे 1500। अगर पोल दिए जाएं 2 तो 2 पोल के RPM कितने होंगे
3000। ठीक है, आसानी से पता लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का अच्छा लेवल क्वेश्चन दिया हुआ है, शेडेड पोल मोटर में लगे होते हैं। शेडेड पोल मोटर के अंदर कोई कैपेसिटर नहीं लगा होता, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता, कम्यूटेटर नहीं लगा होता। सेंट्रीफ्यूगल स्विच मोटर जो शेडेड पोल मोटर जो होती है उसके अंदर स्क्विरल केज रोटर लगा होता है। ठीक है, स्क्विरल केज। इसका यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है शेडेड पोल मोटर या यूनिवर्सल मोटर। अब जो यूनिवर्सल मोटर है इसकी मेरे से अभी से लिखवा के ले लो, आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, हमारी स्क्विरल केज। तो ये हमारा शेडेड पोल मोटर के बारे में दिया हुआ है। शेडेड पोल मोटर छोटी मोटर है जो सिंगल एसी सप्लाई पर काम करती है। शेडेड पोल मोटर एक सेल्फ स्टार्टिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। इस प्रकार की मोटर के स्टेटर सेलिएंट पोल के होते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा, सिंगल शेडेड पोल मोटर का स्टेटर किसका होता है, तो सेलिएंट पोल टाइप होता है। अब सेलिएंट पोल टाइप में हम देखेंगे क्या होता है। सेलिएंट पोल पे फील्ड वाइंडिंग की जाती है, पोल को कॉपर रिंग से शॉर्ट कर दिया जाता है और इसे एसी सप्लाई के साथ एक्साइट किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मोटर दिखाई गई है ना, ये हमारी होती है शेडेड पोल मोटर। ठीक है, छोटे छोटे कार्यों के अंदर दोस्तों यूज किया जाता है। ये इसका बाहरी डायग्राम है, इसका इंटरनल डायग्राम देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम इंटरनल डायग्राम की तरफ ही बढ़ते हैं। सारा ये पढ़वा चुका हूं मैं पहले, बार बार पढ़ना ठीक नहीं है। ये जो दोस्तों हमारा इसका है, ये इंटरनल डायग्राम है। इसके 1/3 भाग पर शेडेड रिंग लगी होती है, सॉरी 1/3 भाग पर, ये जो 1/3 भाग है इस पर क्या लगी होती है, शेडेड रिंग लगी होती है। इसके घूमने की जो दिशा होती है वो बड़े पार्ट से छोटे पार्ट की ओर होती है, यानी कॉपर वाइंडिंग से शेडेड रिंग की ओर। ये एक ऐसी मोटर है जिसकी डीओआर नहीं बदली जा सकती। डीओआर को कहा जाता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूमने की दिशा को क्या नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। मैं क्वेश्चन ये बार बार बताता हूँ और बार बार। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यही तो पूछा गया था कि इसका रोटर कैसा होता है। तो इसका रोटर कैसा होता है, स्क्विरल केज टाइप रोटर होता है। 20 बार क्वेश्चन ये मैंने करवा दिया होगा पहले। अब देखिए दोस्तों, इसका यूज देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, यूज। जो भी चीज़ पढ़ रहे हो इसका एक बार उपयोग आप जरूर देखें। ठीक है, उपयोग नहीं देख रहे तो बहुत ज़्यादा लॉस में आप जा रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं। अब देखिए शेडेड पोल मोटर का यूज। शेडेड पोल मोटर का यूज दोस्तों छोटे पंखों में करते हैं, विद्युत घड़ियों के अंदर करते हैं, मापन यंत्रों के अंदर, फोटोकॉपी मशीन के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर और एयर कंडीशनर के अंदर। इतनी जगह पर शेडेड पोल मोटर का यूज किया जाता है। विद्युत घड़ियों के अंदर दोस्तों स्टेपर मोटर का भी यूज करते हैं, ये भी आप जरूर देख लें। और यूनिवर्सल मोटर का भी यूज करते हैं, सॉरी यूनिवर्सल नहीं, सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, विद्युत घड़ियों की बात की जाए तो घड़ियां किसी भी प्रकार की दी जा सकती है, तो ये आप नोट करके रखें। ठीक है, जहाँ पर छोटे लोड की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम शेडेड पोल मोटर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कम लागत पर होती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कम लागत। ठीक है, कारण रिले, प्रशंसक और अन्य छोटे उपकरणों में इसका विशेष प्रकार से यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी बहुत अच्छे लेवल का है। स्ट्रीट लाइट की सामान्यतः ऊंचाई कितनी होती है। स्ट्रीट लाइट की ऊंचाई की बात की जाए तो ये 3 से 4 मीटर होती है। ठीक है, 3 से 4 मीटर को आप गुना कर सकते हो हमारे उससे, इसको फुट से। ठीक है, 1 मीटर के अंदर लगभग हमारे 3 फुट होते हैं, तो इसको आसानी के साथ आप निकाल सकते हो। तो आज दोस्तों इतने ही क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुके हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और सिलेबस अभी तक नहीं लिया तो वो भी जरूर कर ले लें। ठीक है, कल हम दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के साथ इसकी ओवरऑल सर्वे करेंगे पेपर की, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हमारा क्या ना हो, गलत ना हो। मिलते हैं दोस्तों जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।